ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये सत्ता से डरे हुए जज का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट और जज, इसके बीच में हमें फर्क करना आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जनता की इंस्टीट्यूशन है, वो बाबा साहब का बनाया हुआ इंस्टीट्यूशन है, उसकी रक्षा जनता करेगी। हम सुप्रीम कोर्ट की रक्षा करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत की रक्षा करेंगे, हम न्याय की रक्षा करेंगे, न्यायपालिका की रक्षा करेंगे। लेकिन वो रक्षा कैसे होगी? अन्याय का विरोध करके, गलत फैसले को न मान करके। यह फैसला गलत है, यह फैसला अन्याय है, हम इसको नहीं मानेंगे। अगर हम 5 लाख रुपया दे दें, इसका मतलब है हम ये कह रहे हैं हां ये पिटीशन झूठी थी, हम झूठे थे, आदिवासी झूठे थे। मैं आदिवासियों को झूठा कैसे मान लूं? उनके लोग मरे हैं, अभी वो आदिवासी आने वाले हैं, वो आएंगे, दिल्ली आएंगे, एक आध हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। वो यहां आकर के वो बच्चा आएगा जिसका हाथ काटा है, और वो बच्चा जज साहब से पूछेगा कि ये मेरे कटे हुए हाथ का हिसाब कौन देगा, ये जो हमारे घर के लोग मारे गए उनका हिसाब कौन देगा, इंसाफ कौन देगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ये अन्याय करेगा, हम कैसे कबूल कर लें उसको? तो अन्याय कबूल नहीं किया जाएगा, न्याय के लिए लड़ा जाएगा, ताउम्र लड़ा जाएगा, और अगर उसके लिए कोई कीमत चुकानी पड़ेगी तो कीमत चुकाई जाएगी। ये हमारे आजादी के मूल्य हैं। हमारे देश में जो आजादी के दीवाने हुए हैं वो हंसते हंसते जेल गए हैं, उन्होंने हंसते हंसते न्याय की लड़ाई लड़ी है, हम उनके वारिस हैं। हम ये लड़ाई जारी रखेंगे और अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अगर जेल जाना पड़ेगा जेल जाएंगे, लेकिन आदिवासियों के साथ जो हो रहा है उसको उजागर करते रहेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसलिए आजादी का जो एजेंडा था वो था कि आजादी के बाद न्याय आएगा, और जब कोई राष्ट्र आकार लेता है, अस्तित्व में आता है, तो उसका आधार न्याय होता है। एक ऐसा समाज जिसमें कोई भी किसी के साथ अत्याचार कर सकता हो, किसी को यातना दे सकता हो, और उसे कोई रोकने वाला ना हो, न्याय देने वाला ना हो, वो राष्ट्र नहीं हो सकता, वो राष्ट्र का आधार नहीं बन सकता। राष्ट्र का आधार तो न्याय ही हो सकता है। जिस राष्ट्र का आधार न्याय ना हो वो तो यातना ग्रह है, जहां कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है और कोई न्याय नहीं मिलेगा। ये बाबा साहब का सपना नहीं था, ये भगत सिंह का सपना नहीं था, ये गांधी का सपना नहीं था, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों का सपना नहीं था कि एक ऐसा देश बनेगा जिसमें अन्याय होगा और न्याय देने वाली संस्था उस अन्याय को का समर्थन करेगी और न्याय मांगने वाले लोगों के साथ के ऊपर जुर्माना लगाएगी, उनको दंडित करेगी। एक ऐसा समाज, एक ऐसा स्थिति में हम पहुंच गए हैं। जब आजादी आ रही थी उससे पहले गांधी जी ने एक बात कही थी। गांधी जी ने कहा कि ये जो अंग्रेजी विकास का मॉडल है जिसमें आपके पास ज्यादा है तो आप विकसित हैं, विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है। आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप बहुत विकसित हैं, आपके पास काम चलाऊ पैसा है, आप पिछड़े हुए हैं, आपके पास बहुत सारे मकान हैं, आप बड़े विकसित हैं, आपके पास एक झोपड़ी है, आप पिछड़े हुए हैं। गांधी ने कहा प्रकृति ने सबको बराबर दिया है, और अगर कोई दूसरे से ज्यादा लेगा तो वो तभी ले सकता है, वो दूसरे के हिस्से का लेगा, और दूसरे के हिस्से का वो तब ले सकता है जब उसके पास ताकत होगी, क्योंकि दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे। तो इस विकास के मॉडल में ज्यादा उसी के पास हो सकता है जिसके पास छीनने की ताकत हो। तो गांधी ने कहा इस विकास के मॉडल में ताकतवर का ही विकास होगा, कमजोर का विकास नहीं होगा। और गांधी ने कहा कि ये जो अंग्रेजी विकास का मॉडल है, अंग्रेज तो अपने इस विकास के मॉडल को लागू करने के लिए दुनिया भर पर हमला करते हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन एक अंग्रेज
जॉन मिल ने लिखा कि यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता, अंग्रेज लगातार युद्ध करते हैं। गांधी ने कहा अगर भारत ये विकास का मॉडल अपनाएगा तो भारत किस पर हमला करेगा? गांधी ने कहा लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे, इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। आज वो युद्ध जारी है। आपको मालूम है इस समय हमारी सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां हैं? वो आदिवासी इलाकों में है। क्या करने गई हैं? आदिवासियों को सुरक्षा देने? नहीं, आदिवासी ने तो सुरक्षा नहीं मांगी। वो वहां गई हैं संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए? गरीबों के विकास के लिए संसाधनों पर कब्जा करने गई हैं? नहीं, अमीरों की तिजोरी भरने। और उसके लिए भारत के सबसे मजबूत जो तबका है, जो अमीर सुपर रिच है, उसके लिए उसने अपनी सेनाएं भारत के गरीबों के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए भेज दी हैं। आदिवासी इलाकों में एक फुल फ्लेज युद्ध चल रहा है जिसको हिडन वॉर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उस युद्ध में सब कुछ है, उसमें बंदूकें हैं, उसमें गोलियां हैं, उसमें हत्याएं हैं, उसमें बलात्कार हैं, उसमें झूठ है, उसमें प्रोपेगेंडा है, पूरा युद्ध है। इसको छिपाया गया है, एक हिडन वॉर। लेकिन ये वॉर फैल रही है, ये एक्सपेंड कर रही है, ये फैलेगी। और एक दिन जो सीआरपीएफ आज छत्तीसगढ़ और झारखंड में जनसंहार नरसंहार कर रही है, ये फैलकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में फैल जाएगी। और ये युद्ध फैलेगा, पूंजीवाद फैलेगा और ये युद्ध भी फैलेगा। हम वहां से आ रहे हैं जहां ये युद्ध जारी है। और ये उस युद्ध की कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं। ये एक घटना का जिक्र है, ऐसे ऐसे कितने सारे केसेस। नंदिनी सुंदर वाले केस में ही जब फैसला आया कि जितने भी पुलिस वालों ने अपराध किए हैं सबके खिलाफ एफआईआर करो, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक भी एफआईआर नहीं की। हमने कहा भाई क्यों नहीं कर रहे आप, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। तो बोले कोई आदिवासी आ ही नहीं रहा है एफआईआर कराने। हमने कहा अच्छा। हमने अपने आदिवासी साथियों से कहा कि लोगों को लेकर आओ। 519 लोगों की एप्लीकेशन एफआईआर की आ गई। हमारे साथ हमारे घर में मर्डर किया, हमारे घर से लड़की को उठा के ले गए, किडनैप कर लिया, हमारा घर जलाया, हमारा घर लूट लिया, पूरा गांव जलाया। वो 519 एफआईआर हमने एसपी को दी, सुप्रीम कोर्ट को दी कि ये लीजिए 519 लोगों की लिस्ट। कुछ नहीं हुआ, कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ। अब ये जो मामला है इसमें हमारे ऊपर कहा गया कि साहब आप झूठ बोलते हैं और आप यहां सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। मैं बताना चाहता हूं, हम लोग वहां 1992 से काम कर रहे थे। हमारा एक गांधीवादी आश्रम था। मैं और मेरी पत्नी अपनी शादी के 20 दिन बाद छत्तीसगढ़ चले गए थे। हमने एक पेड़ के नीचे रहना शुरू किया था और वो एक धीरे धीरे आश्रम बना। और एक संस्था है सुप्रीम कोर्ट की, उसका नाम है नालसा, नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी। उसकी जो जिला स्तरीय कमेटी थी, हमारी संस्था उसकी सदस्य थी। और जज साहब लोग जो थे वहां, जज साहब, मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो लोग कहते थे कि हिमांशु जी हम स्थानीय भाषा नहीं जानते, आप प्लीज हमारे साथ गांव में हेल्प करिए, हमारी कैंप लगवाइए हमारे। तो हम जज साहब लोगों को लेके गांव जाते थे और वहां जज साहब कहते थे अपनी गरीबी को न्याय प्राप्ति के रास्ते में बाधा मत बनने दो। यदि आपके साथ अन्याय हो तो आप कोर्ट में आइए, आपको मुफ्त वकील मिलेगा, आप वादी बनिए, वाद प्रस्तुत करिए। ऐसा जज साहब लोग समझाते थे। तो हम भी उनकी बातों में आ गए। हमने कहा वेरी गुड। तो जब आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ तो हम उनको लेके अदालत आ गए। अब वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा अदालत क्यों आए? अरे भाई तुमने ही तो कहा था अदालत आओ, हम तो तुम्हारी बात मान के अदालत आ गए। अब तुम कह रहे हो कि इसमें मेरे वाले मामले में इन्होंने 2-3 चीजें कही हैं। एक तो ये कहा कि जब पुलिस ने एफआईआर लिख ली थी तो आपको कोर्ट आना ही नहीं चाहिए था, आपने तो कोर्ट का टाइम वेस्ट किया। कोर्ट ने एफआईआर भी लिख ली थी, चार्जशीट भी फाइल कर दी थी।
अरे भाई पुलिस तो हत्यारी थी, पुलिस के खिलाफ तो केस था, तो जिसके खिलाफ हम केस लड़ रहे हैं उसी की कार्रवाई पर भरोसा कैसे कर लेते आदिवासी? उन्होंने कहा हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एसआईटी या सीबीआई से जांच करवा दे, यही तो कह रहे थे आदिवासी। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई वो 6 लोग ने आकर के ये कहा कि हम नहीं पहचानते कौन थे मारने वाले, जबकि आपने जो पिटीशन है उसमें कहा था कि मारने वाले पुलिस वाले थे। तो वो 6 लोग, हम सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि इन 6 लोगों को पुलिस वाले बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में किडनैप करके लेके गए हैं। ये देखो वीडियो। वो 4 जनवरी को मैं दंतेवाड़ा मुझे छोड़ना पड़ा, रात को मेरी हत्या करने वाली थी पुलिस, और 5 तारीख को ये सुबह सुबह मुझसे मिलने आए, तो मैं नहीं था, पुलिस वाले आए और इन 6 पेटिशनर्स को किडनैप करके ले गए और यहां पर ला करके उनका बयान दिलवाया। अब जिसको पुलिस ने किडनैप किया हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले हमारे साथियों ने उन आदिवासियों का फिर से इंटरव्यू किया, उन्होंने बताया कि पुलिस वाले हमको उठा के ले गए थे और हमको बंदूकें दिखाई और कहा कि तुम्हें गोली से उड़ा देंगे, और उसके बाद 6 महीने तक उसके बाद भी रखा अपने कस्टडी में, और इस स्थिति में ला करके यहां बयान दिलवाया। उस बयान में भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पिटीशन झूठी है, या हिमांशु कुमार ने हमारे ऊपर कोई दबाव डाला है, या ये हिमांशु कुमार झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा हम नहीं पहचानते।